हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव के बारे में। क्या होता है वैद्युत विभव और किस प्रकार के क्वेश्चन इससे हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को देखिएगा। ये चैप्टर दरअसल क्या है कि पहले वाले चैप्टर की भांति ही है, कुछ चीज़ें बस इसमें बदली हुई हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वैद्युत विभव के बारे में। तो वैद्युत विभव क्या होता है? तो वैद्युत विभव कुछ नहीं होता है बच्चों। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। और ये हमारे पास कोई आवेश प्लस क्यू है, या क्यू लिख लीजिए आप। ये हमारे पास क्या है, एक आवेश, और ये हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। हमने मान लिया कि ये आवेश कहीं अनंत पर है, बहुत दूरी पर है। अब जहां दूरी पर हो हमने मान लिया बहुत दूरी पर, अनंत पर है समझ लीजिए। अब इस आवेश को, अब हम आगे एक सन की आदमी, हम आगे एक सन की आदमी, हमने बोला इस आवेश को अब हम इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। इस आवेश को हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे। अब इस आवेश को हमने लाया तो पहले हमको इस आवेश को उठाना पड़ेगा। हमने इस आवेश को उठा लिया और वैद्युत क्षेत्र में लाना प्रारंभ कर दिया। तो मान लीजिए हम यहां से इसको ऐसे पकड़ लिए, ऐसे हम इसको पकड़ लिए, पकड़ के ऐसे ऐसे ला रहे हैं। तो यहां तक लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, कुछ कार्य तो जरूर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है और इसको हम उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, तो कुछ कार्य तो करना पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो वही कार्य क्या होता है, वैद्युत विभव। लेकिन कब, जब हम एकांक आवेश लाए, मतलब आवेश का परिणाम क्या हो, 1 हो। जब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, वैद्युत विभव। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, क्या होता है वैद्युत विभव आखिरकार, उसकी परिभाषा आप नोट डाउन कीजिए कि एकांक आवेश को, परिभाषा लिखिएगा, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। जब ये हो गया तो हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं इससे, वैद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं और एकांक आवेश से किया गया कार्य W/Q हो गया, खत्म। V = W/Q क्या होता है हमारा, वैद्युत विभव। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, ये क्लियर हो गया वैद्युत विभव। इससे ज़्यादा दिमाग अपना मत लगाइए, जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट एक चीज़ आता है विभवांतर। ये हमारा वैद्युत विभव हो गया। अब एक आता है विभवांतर। मैंने वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बोली कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन अब आ गया, एक पॉइंट बदल गया, विभवांतर। अभी ये विभवांतर क्या होता है, इसको भी तो V से ही डिनोट करते हैं, डेल्टा V से आप कह सकते हैं, V से भी कह सकते हैं। अब ये विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर भी सेम चीज़ यही होता है। अब इसने क्या बोल दिया कि इसने बोला कि भैया आप अनंत से ला रहे थे, हम यहीं पर एक आवेश रख दिए, अब आप इस आवेश को A से B तक ले जाकर दिखाइए। अब यहीं से हम इसको यहाँ पे उठा के ला रहे हैं, तो इसी को बस बोल देंगे विभवांतर। कि एकांक आवेश को, परिभाषा आप देखिए समझिएगा, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। परिभाषा डाल के लिख लीजिएगा कि एकांक आवेश को, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा विभव था VA, ठीक है, हो जाएगा VA - VB = W/Q, फॉर्मूला सेम रहेगा। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा आपका समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए आपका अगला पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो देखिए
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह वैद्युत ऊर्जा है, ये ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? गतिज ऊर्जा का या ऊर्जा का मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये पहले तो याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? गतिज ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। अब इसकी परिभाषा मैं दे रहा हूं, परिभाषा लिख लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट त्वरण द्वारा त्वरित होने पर 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो जितनी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा अर्जित करेगा उसे क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अब इससे तो एक परिभाषा क्या पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है। अगर ऊर्जा के नहीं दिया होगा, गतिज ऊर्जा दिया होगा तो हम गतिज ऊर्जा मार देंगे। अगर दिया रहेगा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो उसमें गतिज ऊर्जा मारेंगे, और बस ऊर्जा दिया रहेगा तो बस ऊर्जा मार देंगे। ठीक। अब पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो ये बहुत सिंपल है। हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस इतने चार्ज इस पे होते हैं। तो इतना ही क्या होता है? इतनी ही जूल ऊर्जा होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतनी ही जूल क्या होती है? इतनी ही जूल ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल एनर्जी होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अब हम एक आपसे बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपको अब क्या एक चीज़ याद रखना है। आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि गतिज ऊर्जा बराबर, यहीं से याद कर लीजिएगा कि हमारा V इक्वल टू, सॉरी V इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ, K इक्वल टू, यहाँ पे K क्या है? गतिज ऊर्जा है, इक्वल टू Q इंटू V, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये K क्या है? यहाँ पे K गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर आवेश उड़े, ये Q क्या है? आवेश, और V क्या है? विभवांतर, विभवांतर या विभव जो बोलिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कभी कभी आपसे पूछता है संरक्षित क्षेत्र, तो याद रख लीजिएगा संरक्षित क्षेत्र क्या होता है। संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। बस छोटी सी बात है, क्या है संरक्षित क्षेत्र? संरक्षित क्षेत्र डाल के लिख लीजिएगा अपने पे पॉइंट कि संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। फिर से बोल देता हूँ, संरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझ रहे हैं? मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो भी कोई वही कार्य होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे चल के आ रहे हैं तब भी वही कार्य होगा। फिर देखिए, अगर हम यहाँ से चल के यहाँ से फिर चल के यहाँ पे आ रहे हैं तब भी वही कार्य होगा, और हम यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहे हैं तब भी वही कार्य होगा। तो मतलब ये पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है कि हम यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं कि यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? संरक्षित क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता उसे संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। चलिए, अब हम निकालने वाले हैं एक, अब डिराइवेशन आएगा जो आपका इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है कि किसी बिंदु पर, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, लिख देता हूं, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर
अब हमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब आपको ये चीजें ध्यान से समझनी होगी। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। ये मान लीजिए बिंदु ए है और यहां से कुछ दूरी पर ये बिंदु बी है, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर हमारा क्या है, एक बिंदु सी है जहां पर एक क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट किस आवेश को हम लोग कहते हैं बताइए? परीक्षण आवेश। मैंने फिर बताया था एक बार, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ये आप इसको ओरिजिन कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ओरिजिन हो गया, ये ए हो जाएगा और ये बी हो गया। चलिए ठीक, ओरिजिन हमने कर दिया। अब अगर आप ध्यान से समझें तो ये बिंदु ए कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। और हमें भाई हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जब वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना होगा ना किसी आवेश को। क्या बोले थे? अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये इस बिंदु आवेश के कारण यहां तक वैद्युत क्षेत्र है। यहां तक क्या है? यहां तक वैद्युत क्षेत्र है। तो हमें इस बिंदु ए पर लाना है इस क्यू नॉट आवेश को, मतलब परीक्षण आवेश को। तभी नहीं ये वैद्युत क्षेत्र में आएगा, तभी तो किया गया कार्य होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। तो पहले हम ये नोट करेंगे कि ये आवेश कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं ये क्यू से एक्स दूरी पर है। अब यहाँ पे एक्स अनंत ले लीजिए आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे अनंत हम भी लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने माना कि हम इस आवेश को यहाँ से कुछ दूरी तय करवाते हैं, बी से क्यू नॉट को बी से सी पर लाते हैं, तो ये डी एक्स दूरी तय करती है। ये डी एक्स दूरी तय करती है। तो डी एक्स दूरी तय करने में इसके द्वारा किया गया कार्य हम निकालेंगे। तो पहले तो हम इसके बल निकालेंगे, यहाँ से यहाँ लाने पर इस पर कितना बल लग रहा है। तो F बल का फॉर्मूला है ना, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q है तो Q और वो Q नॉट बाई आर स्क्वायर। जितनी दूरी पर होती है, तो यहाँ पे x दूरी पर है तो ये x स्क्वायर। इतना बल ये आवेश इस पर लगा रहा है, और इस बल के विपरीत हम ला रहे हैं। बल किस दिशा में होगी? ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल होगा उधर की ओर होगा, लेकिन हम इसको जबरदस्ती उठा के यहाँ पर ला रहे हैं, तो विपरीत कार्य कर रहे हैं, मतलब विस्थापन ऋणात्मक हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू माइनस डी एक्स। विस्थापन तो ये ना ऋणात्मक हो जाएगा, तो हम कार्य निकाल लेंगे इससे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमें क्या पता है? अब हमें ये पता है कि V इक्वल टू होता है W बाई क्यू। V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, सॉरी V इक्वल टू ना, ये हम थोड़ी दूरी के लिए निकाले, अभी यहां पर नहीं लेके आए हैं। कुछ दूर चले तो उस पर कितना कार्य करना पड़ा, इतना, तो उसके कारण हम विभव ले लेते हैं। ये dV हो गया हमारा विभव, और ये कार्य भी हम ले लेते हैं dW। ये भी आप dF बल तो पूरा है, कार्य क्या ले लिया हम? dW। तो dV बराबर dW हम रख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये हमारा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा? क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट तो पहले कट गया। जब ये हुआ तब क्या हमारा आ जाएगा? dV इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू भी आ जाएगा बाहर ही, और dx बाई एक्स स्क्वायर हमारा क्या हुआ? बचा। अब हम क्या करते हैं? यहां से यहां लाने में इतना विभवांतर है, तो पूरा यहां तक लाने में कितना विभवांतर हो जाएगा? समाकलन कर देंगे। ये रहा समाकलन, कर दिए हम समाकलन। तो समाकलन देख लीजिए, तो ये dV हो जाएगा हमारा v, और ये सब कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? ये मान लिया हमने x अनंत पे है, तो इसका हमने क्या कर दिया?
अनंत से, इनफाइनाइट से आर दूरी पर। इससे कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर है, तो ये हमने आर कर दिया। तो ये सब तो कांस्टेंट थी, ये चीज़ें बाहर आ गई, लेकिन अब इसका समाकलन हो जाएगा। तो dx बाई एक्स स्क्वायर समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx बाई एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स, और लिमिट कितना है? अपॉन आर। क्या यही लिमिट होंगे? क्या यही लिमिट होंगे? हाँ सर, ये लिमिट होंगे। नहीं, लिमिट थोड़े से गड़बड़ है। प्राथमिक लिमिट नीचे होते हैं, ये पहले ये है ना, फिर लेमडा है। चलिए अब क्या, अब v इक्वल टू, बस ब्रैकेट खोल दीजिए। क्या होता है पहले का? पहले ये रखेंगे माइनस आर, तो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो लिमिट रखना तो आता ही होगा, आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, तब इसको हम रख देंगे। तो 1 बाई 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर। और जब माइनस 1 बाई आर रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये 0 में से माइनस 1 बाई आर ही रहेगा। तो ब्रैकेट अब हम खोल देते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? q बाई आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया किसी बिंदु के लिए, एकदम इजी था। पहले क्या करेंगे हम? dx दूरी, थोड़ी सी दूरी लाएंगे, उसके लिए बल निकाल लेंगे। फिर हमने क्या किया? उसके लिए कार्य निकाल लिया। अब उस कार्य से ही हमने उसके लिए विभव निकाल दिया। अब उस विभव को क्या करेंगे हम? हमने माना कि वो आवेश था जो अनंत पर था, अनंत से q से r दूरी पर ला रहे हैं यहाँ तक, बिंदु a तक, तो वहाँ से हमने उसका समाकलन कर दिया, ऐसे लिमिट लगा के ये हमारा आ गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। इसलिए जब भी आप, अब ये विभव किसी बिंदु पर प्लस आवेश के लिए आया है, अगर यहाँ पे हम माइनस क्यू रख देंगे तो यहाँ पे भी माइनस क्यू आ जाएगा। मतलब अगर आपको प्रश्न में, देखिए इससे पहले आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे होंगे धन आवेश के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे धन आवेश के लिए, या आप ऐसे मत लिखिए, आप बस ये सॉल्व कर लिए धन आवेश के लिए ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आवेश इक्वल टू क्यू इक्वल टू -6, तो यहाँ पे परिमाण नहीं रखना रहता है। -6 दिया हो तो क्यू इक्वल टू -6 ही रखेंगे, +4 दिया हुआ है तो +4 ही रखेंगे। अगर माइनस में आवेश दिया हुआ है तो माइनस में ही रखेंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। इससे पहले वैद्युत क्षेत्र और बल में ये नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे ये करेंगे। अगर आवेश माइनस में दिया हुआ है तो प्रश्न में माइनस में ही रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ये सब कोई नहीं बताता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें। फिर देखिए, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो फिर सेम चीज़ें रिपीट की जा रही हैं। वैद्युत विभव की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, अब यहाँ पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। तो पहला वाला तो एकदम ईजी है, नहीं सेम टू सेम है, और दूसरा वाला तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरे में निरक्षीय स्थिति में कुछ करना ही नहीं है। एक बात आपको याद रखना होगा कि वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, हर एक बार पूछना, बच्चे गलत कर देते हैं। ये क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक, अब अदिश राशि, अब हमें क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर निकालना है वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की क्या? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। क्या बोला रे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, हाँ वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब ध्यान से देखेंगे कि हम बनाएंगे पहले क्या? वैद्युत एक द्विध्रुव बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में पहले क्या होता है? पहले माइनस, तो ये हमारा हो गया -q, और इस माइनस से थोड़ी दूरी पर हो गया ये हमारा +q। इनकी बीच की दूरी, इतनी दूरी L। सेम चीज़ जो हमने पहले वाले चैप्टर में हम वैद्युत क्षेत्र जैसे निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। अब इससे मान लिया हमने कुछ दूरी पर एक बिंदु
P है। अब इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है और मान लीजिए ये कितनी दूरी पर है, ये R दूरी पर है। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो हम निकालेंगे -q के कारण, तो इसको हम V1 का नाम दे दे रहे हैं। तो क्या हमारा फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आया था Q/R, है ना, आया था Q/R ही फॉर्मूले में आया था ना। तो यहाँ पे Q क्या है, -q है, तो मैंने बताया था माइनस में रहेगा तो माइनस रख देंगे, -q अपॉन में R², तो अपॉन में R² हम रख देते हैं, अपॉन में R² नहीं, अपॉन में R, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R+L, तो ये हो गया हमारा R+L। ठीक, इसी प्रकार हम धन आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, लो भाई निकाल लो, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पे प्लस में Q है तो प्लस लगेगा, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, इसमें हम कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं बचपन में वैसे कर देंगे, तो ये R-L हो जाएगा। अब नेट आवेश क्या हो जाएगा, V1 + V2। भैया यहाँ पे V1 + V2 क्यों आपने लगाया, भैया आपने यहाँ पर V1 + V2 ही क्यों लगाया, तो V1 + V2 लगाने का एक सिंपल सा कारण है, V1 + V2 लगाने का एक सिंपल सा कारण है कि ये एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ते चलेंगे, तो हमारा V = क्या हो जाएगा, पहले मैं V2 + V1 लिख देता हूँ क्योंकि माइनस वाला है, फिर पीछे लिखना अच्छा लगता है, प्लस V1। अब हम लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब आप कर चुके हैं इसलिए मैंने पहले कॉमन ले रहा हूँ, और मैंने Q भी कॉमन ले लिया, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में था, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, अब बचेगा हमारा पहले 1/R-L माइनस में 1/R+L हमारा ब्रैकेट में बचा। पहले इतनी चीज़ें आपको समझनी होगी कि मैंने वहाँ पे क्या किया है, कॉमन ले लिया है, उसके बाद से आपके पास इतनी चीज़ें बची होंगी। थोड़ा सा आपका कट रहा है, मैं एक सेकेंड थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखा दीजिए, अब आपको पूरी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। चलिए ठीक है, अब क्लियर होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एलसीएम लेंगे, तो V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप ध्यान से देखिए, A + B A - B क्या हो जाएगा, R², पहले तो आप ऐसे मत लिखिए, पहले तो आप सिंपल ऐसे लिख लीजिए R-L और R+L। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा R+L, माइनस में R-L, तो R-L की जगह ये +L हो जाएगा, इसके बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, इतना तो आप सभी जानते होंगे, तो ये R से R कट जाएगा। अब ये देखिए हमारा V = क्या आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया हमारा ऊपर 2L, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R+L R-L, इसको तो हम भैया लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A² - B²। फिर वही पुरानी बात है, यहाँ पे चूंकि R is more greater than L, अतः L² क्या होगा, और छोटा होगा, सेम चीज़, तो यहाँ से हम L² हटा देंगे, तो V = क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L/R²। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2L अपॉन में R²। अब ये हम जानते हैं कि P = क्या होता है, Q × 2L, ये चीज़ हमको पता है, तो यहाँ से हम P रख सकते हैं, तो हमारा जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। कुछ चीज़ें थी इसमें, कुछ नहीं है, और यही आ जाता है 5 नंबर में। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये कब आता है, देखिए, या तो आपके पास ये वैद्युत विभव वाला आएगा, अगर वैद्युत विभव वाला आ जाता है तो वैद्युत क्षेत्र वाला आएगा, और दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है। जिस प्रकार उसमें V1 V2 निकालते थे उस प्रकार इसमें भी निकाले हैं, तो इसमें कुछ अंतर नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए लपाक से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ठीक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। क्या हम बात करने वाले हैं? निरक्षीय स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति के बारे में। निरक्षीय स्थिति आप याद कीजिए, वैद्युत क्षेत्र में क्या हुआ था, याद कीजिए, तब तक हम नोट कर रहे हैं भाई। देखिए, दिमाग में आप जब तक ऐसे ही नहीं सोचते रहेंगे कि निरक्षीय स्थिति क्या होगा, अचानक आप बैठे हुए हैं, हम चलो अक्षीय स्थिति का करेंगे। आप कमरे में ऐसे बैठे हुए हैं, कैसे पढ़ाई होती है? आप कमरे में अचानक से बैठे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, बंद किया मोबाइल, हम जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन करेंगे। कि किसी चुंबकीय किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अक्षीय स्थिति पर। अब लगे आप कर रहे हैं, हमको यहाँ पे नहीं आ रहा, हम तुरंत कॉपी देखेंगे फिर करेंगे, ऐसे फिजिक्स आपको आएगा। मतलब दिमाग में एकदम दिन भर चलते रहना चाहिए। आप लैट्रिन करने के आपको याद आना चाहिए, क्या बैठे हुए लैट्रिन करें, कुछ खाली नहीं, बकवास नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अच्छा, तब तो ठीक है, हमें आ रहा है। फिर हम कुछ ऐसा रिवीजन कर, मतलब दिन भर घुमाते रहिए दिमाग में ना, दिन भर घुमाते रहिए। देखिए, हम बात करें निरक्षीय स्थिति के बारे में। ये एकदम ईजी है। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, आप ध्यान समझिएगा। अक्षीय और निरक्षीय दो स्थिति, तो हमारा अक्षीय हो गया, निरक्षीय। अब निरक्षीय मतलब बस इसका फिगर ही आपको देखना होगा। ये है -q, इससे कुछ दूरी पर +q। दूरी कितनी है? 20 से दूरी नापते हैं, मैंने फिर बता दिया था l। इसकी निरक्षीय स्थिति क्या होगी? l। मान लीजिए इससे ये r दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर है? ये r दूरी पर है। और जब ये इससे r दूरी पर है, मान लीजिए कोई बिंदु P, और हमको इस पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो ये हो गया हमारा यहाँ, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? पहले तो ये दूरी निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा पीछे वाले की तरह r² + l²। पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसी से किया हूँ, आधार का स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो इसका स्क्वायर प्लस में, तो कर्ण को जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, तो यही वर्गमूल हो गया। सेम इसी तरह इसके बीच की भी दूरी वही हो जाएगी, √r² + l²। अब अक्षीय स्थिति तो सेम थी, लेकिन ये सेम नहीं रहेगी, तो चलिए हम निकालते हैं बिंदु P पर E1। बिंदु, ठीक है, +q के कारण बिंदु P पर Q1, P पर V1, तो V1 बराबर फिर वही चीज़ 1/4πε0, और हमारा Q है तो Q अपॉन में R कितना है? तो 1r² + l²। फिर इसी प्रकार -q के कारण बिंदु P पर विभव V2 क्या आ जाएगा? सेम चीज़, बस माइनस में 1/4πε0 -q अपॉन में √r² + l²। अब नेट विभव क्या होगा भैया? ये तो कोई सदिश राशि है नहीं, तो V = क्या हो जाएगा? V1 + V2। अब जब आप V = V1 + V2 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना? ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका कितना? 1/4πε0 q √r² + l² माइनस में 1/4πε0 q √r² + l²। तो V = आ गया कितना? 0। बस यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको, हो गया। सर 0 कैसे आ रहा है? दोनों तो सेम है, माइनस में 0 आ जाएगा। तो सर वैद्युत क्षेत्र वाले में क्यों नहीं आता? अरे बेवकूफ़ हो क्या, वैद्युत क्षेत्र वाले में कहाँ से आएगा? वो एक अदिश राशि थी और ये एक सदिश है, यहाँ पे कैसे आप इसका तोड़ेंगे? जब ये अदिश राशि ही नहीं है तो हम इसको तोड़ेंगे क्यों भैया? ये तो एक अदिश राशि, सदिश रहती तब ना इसका इधर तोड़ते तब जाके वैसे होता, लेकिन ये तो अदिश राशि सिंपली जोड़ना रहता है, हम जोड़ दिए सिंपली। कितना फायदा अदिश राशि होने में, सारा यहाँ पे माथा पच्ची होता, लेकिन ये तो एकदम ईजी है। हो गया बस निरक्षीय स्थिति पर आप निकाल दिए, खत्म। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खत्म। तो निरक्षीय स्थिति पर कितना होता है? 0। इसको आप याद भी रखेंगे, इसको आप क्या करेंगे? याद भी रखेंगे। अब 2-3 चीज़ें आपको देखनी होगी। अब जैसे मान लीजिए किसी बिंदु पर, ये मान लीजिए बिंदु P है, एक बात ध्यान दीजिएगा, उसमें जैसे मैंने आपको क्या बताया था,
बहुलक आवेशों का योग वाला बताया था ना सीधा अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक उसी प्रकार इसमें भी, इसमें अध्यारोपण कुछ नहीं लगता है। वहाँ पे भैया सदिश राशि दी, यहाँ मान लीजिए बिंदु P है और यहाँ पे 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश हैं। ये Q4 हो गया, Q1 Q3 हो गया, Q2 हो गया, अब मान लीजिए इसमें Q2 माइनस में है और ये Q1 प्लस में, ये तीनों प्लस में है और वो माइनस में है। तो अब क्या इसका विभव हमें निकालना है बिंदु P पर, तो कैसे निकालेंगे? तो भैया ये V = हो जाएगा डायरेक्ट V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब देखिए यहाँ पे आप जब माइनस रखेंगे, जब फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस रखेंगे तो V2 वाला माइनस में अपने आप आएगा। ये चीज़ है, बस सिंपली ऐसे जोड़ देंगे, अगर बहती हुई गंगा में ऐसे हाथ धो देंगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको जानना था। अब एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं, बस ये चैप्टर आपका खत्म। ये चैप्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें से देखिए बस एक ही चीज़ आते हैं, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अब ये चीज़ आ जाता है और नहीं भी। अब वैद्युत विभव सिद्ध करने के लिए आपको आगे किसी बिंदु पर, तो जैसे मैंने बताया था, वो थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं। देखिए क्यों कार्य माइनस होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में हो रहा है ना। बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन उसमें देख रहे थे हम, बल उधर की ओर लग रहा है, विस्थापन पीछे की ओर लग रहा है, इसीलिए वो क्या कार्य आया था, माइनस में। चलिए अब 2-3 पॉइंट है, उसको ध्यान जरा सा दे दीजिएगा। पहला है हमारा संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, पहले मैंने आपको बता भी चुका हूं कि वह क्षेत्र जिसमें किया गया है कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, उसे संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक, परिभाषा लिख लीजिएगा, वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य, क्योंकि मैं नहीं लिखूंगा तो आप लोग भी लिखते नहीं है, इसलिए मैं हेडिंग डाल दिया, वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब एक पॉइंट आ गया आपका समविभव पृष्ठ। समविभव, इसको मैं थोड़ा समझा दूंगा। पृष्ठ कुछ नहीं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो तथा जिसका किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य हो, उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। अब कैसे भैया, ये मान लीजिए हमारा एक है, इसे हम बोल देंगे ये हमारा समविभव पृष्ठ है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभवांतर समान होगा। यहाँ पर V है, विभव यहाँ पर V है, तो विभव यहाँ पर V होगा। और विभवांतर क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर, तो अगर हम V माइनस V1 करेंगे, मान लीजिए P है, ये Q है, तो हम क्या करते हैं, VP माइनस VQ करेंगे, तो ये V माइनस V ही ना होगा, तो ये तो 0 आएगा ही ना। तो किसे कहते हैं हम, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके किसी भी बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव समान होगा। विभव यहाँ पर भी V ही होगा, यहाँ पर भी विभव V होगा, यहाँ पर भी विभव V होगा, यहाँ पर भी विभव V होगा, मतलब इसके किसी भी बिंदु पर विभव क्या होगा, V ही होगा। इसी के कारण क्या होगा, कहीं दो बिंदुओं के बीच उसका विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, शून्य हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य हो। फिर से बोलिए मेरे साथ, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, शून्य हो, ताकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, शून्य हो। और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो तथा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर शून्य हो। चलिए समविभव पृष्ठ खत्म। ये 3-4 पेज में चौड़े चौड़े भरे हुए होते हैं, आता नहीं है, बुक खोल के देखेंगे तो। एक ही बात समझाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड है। तो इसका अगर हम बोल दें ब्लैक बोर्ड हमारा क्या, समविभव पृष्ठ है। यहाँ पर भी विभवांतर सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर भी। अब भी नहीं समझ में आया, समविभव समझ में आ गया सर जी, क्या है, टाइम पास कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये स्थितिज ऊर्जा से थोड़ा सा डिफर है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अभी ये क्या होता है, स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? तो ये क्या होता है ना कि किसी निकाय की रचना करने में क्या होता है, किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, किन्हीं आवेशित आवेशों को किसी निकाय में, आवेशों के किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिएगा, जो मैंने पहले बोला है। मैं इसका परिभाषा भी देखिए, इसका आता है परिभाषा प्लस डिराइवेशन। तो परिभाषा क्या हो गया कि किसी आवेशित निकायों में, किसी आवेशित निकाय की रचना करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है।
फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, एक बार अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। क्या? फिर से मैं बोलता हूँ कि स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? आवेशों के निकाय की, किसी आवेशों के निकाय की स्थित वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए दो आवेश अनंत पर हैं, उन दोनों के हम पास लाकर एक निकाय की रचना कर दिए, तो उस निकाय का नाम क्या होगा? उस निकाय की रचना कर दिए तो उस निकाय में निकाय रचना करने में जितना कार्य किया होगा वही क्या होगा? स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगा। फिर से मैं एक बार शुद्ध शुद्ध धीमे धीमे डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप कि किसी आवेशित निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय की रचना करने के लिए अनंत से आवेशों को परस्पर समीप लाकर करना पड़ता है। निकाय की रचना करने परस्पर समीप लाने में करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने पास एक आवेश यहाँ पर ले लेता हूँ मैं Q0 और एक Q1, नॉट मत लीजिए Q1, और एक इधर ले लिया मैंने Q2, इसको अरे यार इसको Q2 कर रहे हैं, दाएं साइड है ना, थोड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। Q1 ठीक है, ये दोनों अनंत पर है। पहले मैंने इसको लाया तो मैंने इसको ये उठाकर यहाँ पे ला दिया, इसमें हमको कुछ कार्य करना पड़ा? इस पर कुछ वैद्युत लगा, कोई बल लगा? नहीं लगा, बस हमने लाया ऐसे कर रख दिया, क्योंकि कोई वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको लाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप कहते हैं ना विस्थापन नियुक्त कार्य नहीं हुआ, तो वैसे भी यहाँ पर मान लीजिए कार्य तो हुआ, लेकिन यहाँ पे विभव कार्य हुआ ही नहीं, आपका कार्य यहाँ पे शून्य हुआ। कार्य यहाँ पर क्या हुआ? शून्य हुआ भैया कार्य। अरे कोई विपरीत बल लग ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से Q2 को लाते हैं, तो हम Q2 को जैसे वहां से थोड़ा समीप लाएंगे तो इसके द्वारा Q2 पर एक बल आरोपित हो जाएगा। मान लीजिए हम ये Q2 को यहाँ पर ला दिए, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर है ना, तो Q1 के समय तो कुछ नहीं था, लेकिन Q2 के समय अब इस पर बल लगेगा। तब जब इस पर बल लगेगा तो इसके कारण इस बिंदु पर किया गया कार्य क्या होगा? और इसको दोनों निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य न होगा, वही कार्य क्या होगा? स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो हमको पता है एक चीज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कार्य कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि V = W/Q होता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं W = VQ, लिख सकते हैं कि नहीं सकते? अब यहाँ से हम कार्य निकालेंगे तो Q1 को लाने में तो हमें कोई कार्य नहीं पड़ा, लेकिन Q2 को लाने में कार्य करना पड़ता है। तो Q1 Q2 को लाने में कार्य क्यों करना पड़ता है? क्योंकि Q1 के द्वारा इस पर विभव आरोपित किया जाता है, तो हमें विभव हम V निकाल लेंगे। क्या होगा हमारा? 1 बिंदु P पर 1 यहाँ बिंदु P दे देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 अपॉन में R हो गया। और कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? अब W हो गया, तो हमें अब W निकालना है, तो ये Q2 पर अपना विभवांतर लगा रहा है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R इंटू Q2, तो ये हमारा W = क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, और यही हमारा हो जाएगा वैद्युत स्थिति ऊर्जा, Q1 Q2 अपॉन में R। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। अब ये कोई चीज़ थी, कोई तोप थी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा? और आप एक चीज़ ध्यान से नोट कर लिए कि ये स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी क्या है? एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसका योग भी हम कैसे करेंगे? जैसे 2 + 4 जोड़ते हैं वैसे भी इसका करेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में चीज़ है कि नहीं। स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है? तो स्थिर वैद्युत किसी आवेशित निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से लाने में करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 2 चीज़ें आपको बस छोटी छोटी याद करनी है, बस आपका ये चैप्टर खत्म, क्योंकि वो चीज़ें आती नहीं है। डिराइवेशन भी अगर आप उनका करना चाहें तो एकदम छोटा है, लेकिन वो चीज़ें आती ही नहीं है। वो चीज़ें पर क्या आती हैं? तो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें परिभाषा आना चाहिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव को
बोल रहा हूं मैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसको एक वैद्युत क्षेत्र में, ऐसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव अब इसमें घुमा रहे हैं, तो हम सिंपल सी बस ज़्यादा हम भचर भचर नहीं बोलते। कार्य बराबर क्या होता है, डब्लू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो ये हो गया बल और गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे बल क्या लगेगा, ये लगेगा बल युग्म आघूर्ण, और यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब विस्थापन यहाँ पे किसका हो रहा है, कोण का विस्थापन हो रहा है, थीटा डेल्टा ऐसा है कुछ विस्थापन होगा, ठीक है। बल गुणे कोणीय विस्थापन यहाँ पे होगा, तो हमने मान लिया क्या, यहाँ पे डी थीटा सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे डी थीटा विस्थापन हो रहा है। तो हमने क्या किया, W इक्वल टू डी डब्ल्यू हमने निकाल दिया, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा होता है ना टाउ बराबर, और ये हमारा इंटू डी थीटा आ गया। सिंपल से आप इसका आप समाकलन कीजिए। मान लीजिए हम इसको थीटा से 0 से या थीटा 1 से थीटा 2 पे ले जा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 पर ले जा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 पर ले जा रहे हैं। कहाँ से ले जा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 पर सपोज कीजिए कि हम ले जा रहे हैं। अब जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये W आ जाएगा, P कांस्टेंट है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट नहीं है, तो साइन थीटा का क्या हो जाता है हमारा, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या, थीटा 1 और थीटा 2। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा क्या आएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्या मैं सही हूँ, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये चीज़ आएगी आपके साथ, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट W इक्वल टू PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया हमारा कार्य जितना करना पड़ा। अब हमने क्या मान लिया कि हमने माना कि ये हमारा क्या था, इसके साथ 0 डिग्री का कोण बनाया होता है, पहले समांतर में था। तो ये हमारा W इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PE, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस, इसको थीटा मान लिया, तो ये हो गया W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसी पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा 0 पे ही आपको रखा रहेगा हमेशा। W इक्वल टू, तो एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो PE और 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को लिख दीजिए आप 1 माइनस कॉस थीटा, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा हमसे पूछता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, बस लास्ट पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो इसको आप एकदम रट लीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कुछ नहीं करना है, फिर लेकिन करके दिखाऊंगा, आप कंफ्यूज होते जाएंगे। आप उतना ही चीजें याद रखिए जितना काम है। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो बस ये डायरेक्ट याद रखिएगा, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। बस थीटा क्या है, P और E के बीच का कोण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा है। बस इतनी ही चीजें आपको पढ़नी थी, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ध्यान समझिए इस चीज़ को, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको ढेरी पढ़ा रहा हूँ, इतनी ही चीज़ें में से आपकी आती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, माइनस PE कॉस थीटा। लगिए बेटा, अब पढ़ लीजिए, अब समय बहुत करीब आ गया है, एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम चाप दीजिए, एकदम दबा दीजिए, एकदम यूट्यूब में फोड़ आएंगे। डेली 1 शॉर्ट वीडियो आ रहा है, एक दिन में एक चैप्टर आपका खत्म हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्लस आ रहा है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, एकदम मन लगा के पढ़ें आज।